जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। वाटर ट्रीटमेंट में ही वाटर सॉफ्टनिंग भी कंसिडर होती है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस और आपका आयन एक्सचेंज प्रोसेस को पढ़ा था। आज जो बेसिकली हम पढ़ेंगे वो कवर करता है बॉयलर ट्रबल को, जिसमें स्केल स्लश फॉर्मेशन, कोरोजन इन बॉयलर, प्राइमिंग, फॉर्मिंग, कैरी ओवर और कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बॉयलर में बॉयलर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉयलर का क्या यूज़ है। जनरेशन ऑफ स्टीम के काम आता है बॉयलर, क्लियर। जो भी इंडस्ट्री और पावर हाउसेस के अंदर, तो वहाँ पर जो वाटर फीड होता है उस वाटर में क्या क्या कंपोजिशन होना चाहिए। तो जो वाटर होगा उसकी हार्डनेस 0.2 से कम होनी चाहिए, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर पीपीएम से कम होनी चाहिए। एल्कलिनिटी जो वाटर की है वो 0.15 से 0.45 पीपीएम के बीच होनी चाहिए। और आपके जो एल्कलिनिटी है सोडा की वजह से वो 0.45 से 1 पीपीएम तक अलाउ है। तो ये बेसिकली आपको रीड आउट करने का है। बॉयलर ट्रबल के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्केल स्लज का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। प्राइमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। बॉयलर कोरोजन कैसे होता है, जो कि हम बेसिकली इसको थोड़ा कम पढ़ेंगे क्योंकि कोरोजन पे हमारा एक पूरा चैप्टर है, वहीं इसका कॉन्सेप्चुअली हम वहीं समझ सकते हैं। और यहाँ पर कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ बॉयलर कोरोजन, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, और इससे क्वेश्चंस आता रहता है आरटीयू में। स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन की बात करते हैं। मैं थोड़ा फाइल को छोटा करता हूँ। यस, आपको शो हो रहा है, वर्ड्स नज़र आ रहे हैं क्लियर? ओके। स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन, तो स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन बेसिकली बॉयलर ट्रबल है। कल हाँ, जब हमने लाइम सोडा प्रोसेस का थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन को देखा था, तो डायग्राम में आपने देखा था कि नीचे जो बॉटम में कॉनिकल है वहाँ पर स्केल और स्लज का प्रेसिपिटेशन हो रहा था। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि स्केल और स्लज होता क्या है, क्लियर। तो जो बॉयलर है वहाँ पर वाटर कंटिन्यूसली इवोपरेट हो रहा है, तो वाटर इवोपरेट होगा तो वाटर के अंदर जो भी सॉल्ट होंगे उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। तो फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर जो जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, जो प्रोडक्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी और वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे वाटर के अंदर। तो आपने घर पे कूलर वगैरह में भी देखा होगा, तो जब आप कूलर को काफ़ी दिनों तक चलाते हैं उसके बाद उसके पानी को रिंस करते हैं, साफ़ करते हैं, तो नीचे हमें स्केल और स्लज मिलते हैं। किया होगा साफ आप लोगों ने, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो जो आप वाइट वाइट सी इम्प्योरिटी नज़र आती है वो बेसिकली स्केल और स्लज है। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम उससे टाइम के साथ अगर स्क्रैच कर लेते हैं जब तो वो रिमूव हो जाता है, लेकिन आप अगर आलस में साल 2 साल 3 साल छोड़ दोगे तो वो इतना टाइट हो जाता है कि वो स्किन के साथ एडहेरेंट हो जाता है और बिल्कुल टाइटली अटैच हो जाता है, जिसको आप ईजिली किसी भी तरीके से रिमूव नहीं कर पाते हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकल आप सभी लोगों ने अपने घर पे किया होगा कूलर की वॉशिंग करते समय। तो अब यहाँ पर इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि स्केल और स्लज जो बॉयलर में फॉर्मेशन जिनका होता है उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा होगा कि हीटिंग के साथ यहाँ पर लूजली प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड है, ये बॉयलर है, बॉयलर का जो आप कह सकते हो सेक्शन है ये कटा हुआ। तो हमें दिख रहा है कि जो स्लज है वो नीचे बॉटम पर प्रेसिपिटेट हैं, क्लियर। तो स्लज क्या होते हैं, बॉटम पे प्रेसिपिटेट होते हैं। जो कल दोनों डायग्राम थे उसमें स्लज प्रेसिपिटेट हो रहा था, जबकि स्केल जो है वो इनर वॉल के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर दो लाइन क्लियर होती है, स्लज जो है वो बॉटम पर लूजली अटैच होते हैं और जो स्केल है वो इनर वॉल के साथ टाइटली अटैच होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट और स्लिमी प्रेसिपिटेशन होता है उसको तो हम स्लज कहते हैं, और जो हार्ड और एडहेरेंट इनर वॉल पे जो इनर वॉल पे एडहेरिंग होती है, कोटिंग होती है, उसे हम स्केल कहते हैं। स्लज क्या होता है, सॉफ्ट होता है,
स्लिम होता है तो क्या हो जाता है, बॉयलर के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो स्लज जो है वो, उसका फॉर्मेशन कब होता है, उसकी ग्रेटर सॉल्युबिलिटी गर्म पानी में होती है एज कंपेयर करें हम कोल्ड वाटर से। तो सॉल्युबिलिटी किस में होती है, सॉल्युबिलिटी स्लज की किस में होती है, हॉट वाटर में, जबकि कोल्ड वाटर में वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल क्या है, MgCO3, MgCl2 और मैग्नीशियम सल्फेट, ये इसके एग्जाम्पल है स्लज की। तो हम कह सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हॉट में ज़्यादा है, कोल्ड में कम है, तो इसका प्रेसिपिटेशन जो होगा वो कोल्डर पोर्शन में ज़्यादा होगा। क्लियर। इसकी फास्ट रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन किस में होगी, कोल्डर जो पोर्शन है वहां पर होगी। ओके, 1 मिनट। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्लज फॉर्मेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। स्लज और स्केल दोनों ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो बेसिकली बॉयलर क्या कर रहा है, बॉयलर हीट होता है तो वाटर से स्टीम का प्रोडक्शन होता है। अगर बॉयलर की जो बॉटम सरफेस है उस पर अगर प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा स्लज का, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी एफिशिएंसी कम होगी, हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी बॉयलर को। क्लियर। और एक्सेस ऑफ स्लज फॉर्मेशन क्या करेगा, जो पाइप कनेक्शन है, जो प्लग ओपनिंग है, ये वहां पर सेटल हो जाएंगे और उनको पाइप को क्या कर देंगे, चॉक कर देंगे। तो ये भी हमारे दो डिसएडवांटेज हैं स्लज फॉर्मेशन के। प्रिवेंशन ऑफ स्लज फॉर्मेशन, हम स्लज फॉर्मेशन को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर। क्लियर है। अगर सॉफ्ट वाटर यूज़ करेंगे तो उसमें ना कैल्शियम होगा ना मैग्नीशियम होगा, तो ना कैल्शियम होगा ना मैग्नीशियम होगा, तो वहाँ पर स्लज और स्केल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ब्लो डाउन ऑपरेशन, ब्लो डाउन ऑपरेशन का क्या मीनिंग है, साइड में दिया है, पार्शली रिमूवल ऑफ कंसंट्रेटेड वाटर थ्रू अ टैप एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर विच एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस इन द बॉयलर बिकम हाई। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है कि बॉयलर में जैसे जैसे वाटर का इवेपोरेशन होता जाएगा तो हम क्या करेंगे उसको, जैसे जैसे बॉयलर का बॉयलर में वाटर का इवेपोरेशन होगा तो वाटर में जो सॉल्ट है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो जैसे पानी का लेवल कम होगा तो उसमें सॉल्ट ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या करते हैं, टैप आउट कर देंगे, तो वापस फिर उसमें सॉफ्ट वाटर ऐड कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम स्लज बनने ही नहीं देंगे और स्लज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसी तरह से बात आती है स्केल फॉर्मेशन की। तो स्केल जो होता है वो हार्ड होता है, इनर सरफेस पे स्टिकी रूप से स्टिकी होता है और एडहरेंट कंडीशन होती है, एक तरह से कोटिंग के रूप में चिपक जाता है इनर वॉल से। तो इसको आप स्लज को तो बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन स्केल को रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको हैमर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने जो देखा होगा पहले जब चंबल वाटर नहीं था, तो जो कूलर है उसको, उसमें जो साइड वॉल पे जो स्केल एडहेरेंटली कोट हो जाते थे, तो उनको आप बहुत खुरचेंगे तो भी वो इतनी आसानी से रिमूव नहीं होते थे, उनको बेसिकली रफ करना पड़ता था काफ़ी अच्छी तरीके से, तब जाके वो साफ हो पाता था। तो कॉजेज ऑफ स्केल फॉर्मेशन, बेसिकली CO3 के डिकम्पोजिशन से स्केल फॉर्मेशन होता है। कैसे CaCO3 बनता है, हीटिंग कंडीशन में सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट से CaCO3 प्रेसिपिटेट होता है और ये CaCO3 वाटर में आगे जाके CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। क्लियर। तो इसमें जो आगे हम इसको कंसल्ट करते हैं, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट कैसे होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम कैसे होता है, इसको रीड आउट कीजिएगा आप। बेसिकली आपको जो याद रखना है दोनों के अंदर, वो स्केल और स्लज का डायग्राम, उनकी प्रॉपर्टी, दोनों में क्या डिफरेंस है, दो दो लाइन के अंदर आपको याद रखना है कि उसके क्या डिसएडवांटेज है और उसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं।
ज़्यादा डिटेल्स हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए रीड आउट कर सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट है वो टेम्परेचर के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन वाटर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब जब हॉट कंडीशन होगी तो CaSO4 प्रेसिपिटेट होगा, जबकि हमें पता है स्लज क्या था, कोल्ड कंडीशन में प्रेसिपिटेट होते थे, जबकि स्केल हमारे क्या है, हॉट कंडीशन में प्रेसिपिटेट होते हैं। ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। यस सर। मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हाइड्रोलाइसिस होता है और ये स्केल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये सॉफ्ट टाइप के स्केल होते हैं। क्लियर। इसी तरह से जो सिलिका अगर प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम उससे रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट भी बनाते हैं, जो कि इनर वॉल पे बॉयलर के टाइटली स्टिकी रूप से चिपक जाते हैं और उनको रिमूव करना आसान नहीं होता। तो जो मेनली रिमूवल करने में जो दिक्कत आती है वो है कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट के फॉर्मेशन की वजह से। डिसएडवांटेज क्या है, वही सेम कि भाई अगर स्केल इनर वॉल पे चिपक जाएंगे तो हमें, ये क्या है, ये बैड कंडक्टर हैं, तो बैड कंडक्टर है तो हमें क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉयलर को स्टीम प्रोडक्शन के लिए। लोअरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी, भाई अगर कंटिन्यूसली हीट देते जाएं और वो हीट कंटिन्यूसली जो है वो कंडक्ट नहीं हो रही है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, तो क्या होगा, बॉयलर में एक्सप्लोजन होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। कोरोजन को भी ये एनहेंस करते हैं। क्लियर। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं स्केल फॉर्मेशन के। यू मे रीड आउट ऑल दीज। रिमूवल ऑफ स्केल, स्केल को रिमूव करने के प्रोसेस दिए हुए हैं। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस, अब आ रही है आवाज? यस, आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके। रिमूवल ऑफ स्केल के प्रोसेस कौन कौन से हैं? मैकेनिकल मेथड है कि आप स्क्रैपर लेके उसको स्क्रैच कर लें धीरे धीरे, तो ये मैकेनिकल तरीके से आप स्केल को रिमूव कर सकते हैं। ब्लो डाउन ऑपरेशन की हम बात पहले ही कर चुके हैं कि जैसे जैसे पानी को हम एवोपरेट करते रहेंगे तो सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो एक अमाउंट सॉल्ट कंसंट्रेशन तक पहुंच जाएगा तो उसको हम टैप आउट कर देंगे और नया पानी उसमें ऐड कर देंगे बॉयलर में। केमिकल मेथड, तो हम सबको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और तो अगर हम उसमें EDTA प्लस 5 to 10% HCl के साथ ऐड करें तो वो भी बॉयलर से क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करने में हेल्प करेगा। प्रिवेंशन ऑफ स्केल फॉर्मेशन के हम मेथड देख चुके हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आपको स्लज और स्केल फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये बात आपको याद हो गई होगी कि स्लज क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लूज होता है और स्लीमी होता है। तो ये बॉटम सरफेस पे प्रेसिपिटेट होते हैं। यहाँ कोई दिक्कत इस लाइन में? ठीक है। स्केल जो होता है वो हार्ड होता है और वो इनर वॉल पे स्टिकी फॉर्म के अंदर आपके चिपकते हैं। ठीक, क्लियर। उनकी एडहरिंग नेचर होती है, कोटिंग टाइप की नेचर होती है। स्लज की बात करें, देखो एग्जांपल आपको याद करने होंगे, तो सारे मैग्नीशियम के इस साइड में है स्लज के पास, कैल्शियम का केवल एक है, कैल्शियम क्लोराइड। इधर सारे कैल्शियम के हैं लेकिन मैग्नीशियम का सिर्फ एक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रह जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। इधर सारे मैग्नीशियम के हैं लेकिन केवल एक कैल्शियम है, Cl2। इधर सारे मैग्नीशियम है, सारे कैल्शियम है, मैग्नीशियम का एक है, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये इसके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। ये कॉल्डर पोर्शन में प्रेसिपिटेट होता है, ये जनरली हीटेड पोर्शन में प्रेसिपिटेट होते हैं। ये भी डिक्रीज करता है एफिशिएंसी को और ये भी डिक्रीज करता है एफिशिएंसी को। दोनों को ब्लो डाउन ऑपरेशन से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इसके जो है डिफरेंस हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर की। तो डेफिनेशन हम देखेंगे कि प्राइमिंग की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मिंग की डेफिनेशन क्या है और कैरी ओवर की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली इसमें डेफिनेशन और शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, तो हम पॉइंट वाइज चलते हैं। बात करते हैं प्राइमिंग की। तो जैसे हमें पता है कि जब बॉयलर को हम हीट करते हैं तो स्टीम का प्रोडक्शन होता है,
तो स्टीम के प्रोडक्शन के साथ सम ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर आर कैरिड अलोंग विद द स्ट्रीम, कि इतना प्रेशर जनरेट हो जाए कि जो स्टीम है वो वाटर की ड्रॉपलेट को भी कैरी कर ले। सम ड्रॉपलेट्स ऑफ द लिक्विड वाटर आर कैरिड अलोंग विद द स्टीम। क्लियर? तो दिस प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम, स्टीम के आगे क्या वर्ड लग गया देखो, वेट स्टीम फॉर्मेशन, कि पानी की जो ड्रॉपलेट्स है उसको भी स्टीम क्या करे, कैरी ओवर कर ले। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइमिंग। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम पानी है उसमें नमक डिजोल्व कर लें, NaCl डिजोल्व कर लें और उसे हम हीट करें तो क्या होगा, हम बचपन में पढ़ते थे इस प्रैक्टिकल को कि NaCl जो है वो पानी के साथ नहीं जाएगा, NaCl बॉटम पे रह जाएगा और पानी सारा इवोपरेट हो जाएगा धीरे धीरे। करेक्ट? यस बच्चों, सुना ही आ रहा है क्या? यस सर। ओके तो कॉजिंग ऑफ प्राइमिंग ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वेट स्टीम का प्रोडक्शन हुआ है? द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व सॉलिड, steam velocity high enough to carry droplets of water into the steam pipe, sudden boiling of water in boiler, fault design of boiler, high water level in the boiler। बेसिकली जो मैंने बताया कि बॉयलर में इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है कि वो स्टीम के साथ क्या ले जा रहा है, ड्रॉपलेट्स को ले जा रहा है। तो यही मेनली कॉजिंग है प्राइमिंग की। प्राइमिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जैसा कि हमें बताया कि भाई डिज़ाइन भी इस तरह से मैन्युफैक्चर है कि प्राइमिंग होती है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए? द प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ द बॉयलर टू मेंटेन द लो वाटर लेवल इन द बॉयलर। तो ये बेसिकली आप ये लाइन याद रख सकते हैं कि जो है बॉयलर की डिज़ाइन अगर हम प्रॉपरली बनाए तो प्राइमिंग को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्योंकि इतना स्टीम प्रोडक्शन होगा हाई लेवल पर तो कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स को साथ कैरी करने की कंडीशन बन ही जाती है। क्लियर? बोले इसका नुकसान क्या है सर? अगर वो वेट को ले जा रहा है स्टीम तो हमारे क्या फर्क पड़ रहा है? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, या आप इसका आंसर बताएंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है? कोई बताएगा आप में से कि स्टीम साथ में अगर पानी की ड्रॉपलेट्स को ले जा रही है तो उसमें नुकसान क्या है? उसको हम कमी में क्यों पड़ रहे हैं, ट्रबल में क्यों पड़ रहे हैं? कोई रिप्लाई करेगा आप में से जो भी दिमाग में आ रहा हो? यस बच्चों, नहीं आ रहा कुछ माइंड में? फॉर्मिंग की बात करते हैं। फॉर्मिंग का मतलब झाग का बनना, फॉर्मिंग का मतलब झाग का बनना। और झाग कब बनेगा? जब झाग को डेवलप करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट है वो प्रेजेंट हो वाटर के अंदर। तो हम कह सकते हैं इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल persistent foam or bubbles at the water surface in boiler which do not break easily। तो मतलब बॉयलर में झाग तो बन ही रहे हैं, वो झाग साथ में क्या कर रहे हैं, उसके अपर सरफेस पे जा जाके अगर वो चिपकेंगे और वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो वो जो है वो बॉयलर में ट्रबल क्रिएट करेंगे। क्लियर? अगर फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग क्यों होगी? अगर बॉयलर में वाटर के साथ किसी भी तरह की ऑयल की ड्रॉपलेट्स वगैरह अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑफ एल्कली है अगर पानी के अंदर, तो जो ऑयल और एल्कलीज है वो आपस में रिएक्ट करके सॉप का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। तो उसकी वजह से फॉर्मिंग होना स्टार्ट हो जाती है बॉयलर के अंदर वाटर की। क्लियर? फॉर्मिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम उसमें एंटी फॉर्मिंग एजेंट मिला दें अगर फॉर्मिंग हो रही है तो, और जो भी ऑयल या रेस्पॉन्सिबल सॉल्ट हैं उसको रिमूव कर दें वाटर से, तो जिसकी वजह से पानी में फॉर्मिंग हो रही है। तो इन दोनों की वजह से हम फॉर्मिंग को अवॉइड कर सकते हैं, को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कैरी ओवर। कैरी ओवर क्या फिनोमिना है? कि द फिनोमिना ऑफ कैरिंग ऑफ वाटर along with impurity by steam is called carry over। carrying of water along with impurity by steam मतलब जो वाटर को तो कैरी ओवर कर ही रहा है, उसके साथ साथ अगर इम्प्योरिटीज को भी अगर स्टीम कैरी ओवर कर रही है, अपने साथ ले जा रही है, तो अपर सरफेस पर अगर वो साथ ले जाएगी तो बॉयलर को क्या करेगी, बॉयलर
में ट्रबल स्टार्ट करेगी। तो कॉजेज ऑफ कैरी ओवर क्या है? दिस इज मेनली ड्यू टू प्राइमिंग और फॉर्मिंग। कैरी ओवर एक तरह से क्या है? प्राइमिंग और फॉर्मिंग का ही पार्ट है कि भाई प्राइमिंग होगी तो वेट ड्रॉपलेट जाएगी, वेट ड्रॉपलेट जाएगी, फॉर्मिंग होगी तो बबल्स जाएंगे, दोनों के साथ इम्प्योरिटी जा सकती है। तो मेनली किसकी वजह से होता है कैरी ओवर? प्राइमिंग और फॉर्मिंग की वजह से। तो इन दोनों की वजह से वेट के अंदर क्या होगा? सॉल्ट, डिजॉल्व सॉल्ट हो सकते हैं, और फॉर्मिंग के अंदर भी डिजॉल्व सॉल्ट हो सकते हैं, जो कि आपके बॉयलर के साथ बॉयलर में ट्रबल क्रिएट करेंगे। तो कैरी ओवर एक तरह से इस कैरी ओवर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। ऑब्जेक्शनेबल क्यों है दोनों प्रोसेस? कैरी ओवर क्यों हो रहा है, ये ऑब्जेक्शनेबल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जो डिजॉल्व सॉल्ट हैं वो वेट स्टीम के साथ जाएंगे तो वो टरबाइन के ब्लेड या जो उसके हीटिंग पोर्शन है उसको क्या करेंगे? उसकी एफिशिएंसी को कम करेंगे। दे गेट डिपॉजिटेड एट देयर एंड डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। डिजॉल्व सॉल्ट जो है वो मशीन की जो एफिशिएंसी है उसको ओवरऑल कम ही करेंगे। द मेंटेनेंस ऑफ द बॉयलर, बॉयलर की मेंटेनेंस को क्या करेंगे? वो बढ़ा देंगे। वाटर रिड्यूस सुपर हीट ऑफ स्टीम इन द सुपर हीटर। क्लियर? वाटर टेक्स अलोंग विथ इट, ये आपको जरूरत नहीं है, काफ़ी है इतना कि मेनली क्या ट्रबलिंग होगी, किस तरह से वो प्राइमिंग और फॉर्मिंग किस तरह से कैरी ओवर करती है, और कैरी ओवर से किस तरह से बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। कैरी ओवर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हमने प्राइमिंग और फॉर्मिंग को कंट्रोल कर लिया तो वी कैन इजीली कंट्रोल द कैरी ओवर। तो जो प्राइमिंग और फॉर्मिंग को कंट्रोल करने के प्रोसेस हैं, अवॉइड करने के प्रोसेस हैं, वही क्या है? कैरी ओवर को डाउन करने का, कम करने का, कंट्रोल करने का प्रोसेस है। अब आती है बात यहाँ पर बॉयलर कोरोजन की, कि भाई बॉयलर में कोरोजन किस तरह से होता है। तो बॉयलर कोरोजन अपने आप में एक पूरा पार्ट है। हम यहाँ पर थोड़ा गैप देंगे जब तक आप लोग इन तीनों को एक बार रीड आउट करें। व्हाट इज प्राइमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर।